नमस्कार। जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले कौन सा साल आता है? ज्यादातर लोग कहेंगे 1857। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? आज हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुए उस प्रतिरोध के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमसे छूट जाता है। तो सवाल ये है, क्या आज़ादी की पहली लड़ाई वाकई 1857 में शुरू हुई थी? आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि विद्रोह की शुरुआत वहीं से हुई थी। पर क्या सच में संघर्ष की पहली चिंगारी उसी साल भड़की थी? चलिए देखते हैं। इस सवाल का जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, 100। अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी सदी की कहानी कहता है। असल में बात यह है कि 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो उस गुस्से का नतीजा था जो पिछले 100 सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अंग्रेजी शासन के वो शुरुआती 100 साल छोटे बड़े कई सैनिक विद्रोहों से भरे पड़े थे। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उन पहली चिंगारियों को देखते हैं जिन्होंने मिलकर 1857 के महासंग्राम की नींव रखी थी। यहाँ देखिए, प्रतिरोध की कहानी 1857 से लगभग एक सदी पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1764 में अंग्रेज अफसरों का श्वेत विद्रोह हुआ और फिर 1806 में भारतीय सिपाहियों का वेल्लोर विद्रोह। ये वो शुरुआती संकेत थे जो बता रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है। और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लंबी और लगातार बढ़ती हुई लड़ाई की बस शुरुआत थी। देखते हैं ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। साल 1824 में बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट ने बगावत कर दी। ये एक बहुत अहम घटना थी जिसने ये दिखा दिया कि ब्रिटिश सेना के अंदर भारतीय सैनिकों में गुस्सा किस कदर बढ़ रहा था। पर यह सिलसिला रुका नहीं। लगभग 2 दशक बाद 1842 में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट ने भी विद्रोह का झंडा उठा लिया। मतलब प्रतिरोध की ये आग धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रही थी। और जैसे जैसे 1857 नजदीक आ रहा था, विद्रोहों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई। सोचिए जरा, अकेले 1849 में 7वीं बंगाल कैवलरी, 64वीं रेजिमेंट और 22वीं रेजिमेंट सबने बगावत की। फिर अगले ही साल 1850 में 66 नेटिव इन्फेंट्री और 1852 में 38 नेटिव इन्फेंट्री। यानी ये बिल्कुल साफ था कि 1857 की महाक्रांति के लिए जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ कुछ विद्रोहों की लिस्ट नहीं है, ये एक सदी लंबे चले संघर्ष की पूरी कहानी है। असल में इन विद्रोहों को अलग अलग करके देखना ही नहीं चाहिए। ये सब एक ही कहानी की कड़ियां थीं, अंग्रेजी शासन के खिलाफ लगातार बढ़ते हुए प्रतिरोध की कहानी। तो ये एक तरह का प्रोग्रेशन था। सब कुछ शुरू हुआ शुरुआती विद्रोहों की छोटी छोटी चिंगारियों से। ये चिंगारियां धीरे धीरे बढ़ते हुए असंतोष में बदल गईं और आखिर में यही असंतोष 1857 के महाविद्रोह की धधकती ज्वाला बन गया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत नहीं था, बल्कि ये पिछले 100 सालों से चले आ रहे अनगिनत संघर्षों और बलिदानों का एक नतीजा था। ये ईंधन था राजनीतिक और सैनिक असंतोष का, जो पिछले कई दशकों से अंग्रेजी हुकूमत के नीचे सुलग रहा था। इसकी जड़ें हमें अंग्रेजों की बहुत ही चालाक राजनीतिक नीतियों में मिलती हैं। पहले आई लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये एक मीठे जहर जैसा था। इसके तहत भारतीय राजा अपनी सेना भंग करके कंपनी की सेना पर निर्भर हो जाते थे, मतलब अपनी ही जमीन पर अपनी ताकत खो देना। और फिर आए लॉर्ड डलहौजी अपनी व्यक्तिगत नीति के साथ, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें इसी नीति का शिकार बन गई। और ये गुस्सा सिर्फ राजा महाराजाओं तक सीमित नहीं था, ये सेना की बैरकों में भी उबल रहा था। जरा सोच कर देखिए, एक भारतीय सिपाही अपनी जान की बाजी लगा रहा है, पर वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी सूबेदार के पद से ऊपर जा ही नहीं सकता। सारे ऊंचे पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए थे। और तो और 1854 में उनकी मुफ्त डाक सुविधा भी बंद कर दी गई। ये सिर्फ कुछ पैसों की बात नहीं थी, ये उनके अपने घर, अपने परिवार से जुड़ने का एक जरिया छीन लेने जैसा था। ये उनके आत्मसम्मान पर एक और चोट थी। और जब बात आत्मसम्मान से आगे बढ़कर आस्था पर आ जाए तो मामला और भी गंभीर हो जाता है।
असंतोष की इस आग में घी डालने का काम किया सामाजिक और धार्मिक टकरावों ने। बहुत से भारतीयों को ये लगने लगा था कि अंग्रेज जानबूझकर उनकी आस्था और परंपराओं को निशाना बना रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। ये एक नया कानून था जिसके तहत सेना में भर्ती होने वाले हर सैनिक को ये शपथ लेनी पड़ती थी कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे समुद्र पार जाकर ब्रिटिश प्रदेशों में भी अपनी सेवा देनी होगी। अब इसे उस समय के हिसाब से समझिए। उस दौर में भारतीय समाज में ये मान्यता बहुत गहरी थी कि समुद्र यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जाति चली जाती है। तो ये कानून सिपाहियों के लिए सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, ये उनकी आस्था, उनकी पहचान पर सीधा हमला था। उन्हें लगा कि अंग्रेज हर तरह से उनकी संस्कृति को खत्म कर देना चाहते हैं। तो एक तरफ धर्म खतरे में, दूसरी तरफ आत्मसम्मान पर चोट, और इन सब के ऊपर पेट पर भी लात। मतलब आर्थिक शोषण भी अपने चरम पर था, और इसने सिर्फ सैनिकों में ही नहीं बल्कि आम जनता के मन में भी गुस्सा भर दिया था। देखिए, ये पूरा एक चक्र था। सबसे पहले अंग्रेजों ने ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जिनका एक ही मकसद था इंग्लैंड को फायदा पहुंचाना। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, जो बेहतरीन हस्तशिल्प था, वो सब तबाह हो गया। फिर उन्होंने जमीन पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए कि किसानों और जमींदारों की कमर ही टूट गई। इस तरह आर्थिक शोषण की वजह से पूरे देश में गहरा असंतोष फैल गया। तो अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, है ना? राजनीतिक गुस्सा, सैनिक असंतोष, सामाजिक और धार्मिक बेचैनी, और ऊपर से आर्थिक तबाही। मतलब हर तरफ से बारूद जमा हो रहा था। 1857 का विद्रोह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि ये पिछले 100 सालों से जमा हो रहे गुस्से का एक भयानक विस्फोट था। इस विद्रोह की नींव एक दिन में नहीं रखी गई, ये 100 साल लंबी कहानी है। 1757 से ही अंग्रेजों ने भारत पर अपना राजनीतिक और आर्थिक शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। फिर 1800 की शुरुआत में सहायक संधि जैसी नीतियों से उन्होंने राज्यों को कमजोर करना शुरू किया। 1850 के दशक तक आते आते व्यक्तिगत नीति और भर्ती अधिनियम जैसे कानूनों ने तो आग में घी डालने का काम किया, और आखिरकार 1857 में ये 100 साल का दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है जो एक स्रोत में कही गई है कि चर्बीयुक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 1857 का विद्रोह पिछले 100 सालों के कारणों से हुआ। यही इस पूरी बातचीत का सार है। कारतूस तो सिर्फ एक बहाना था, असली वजह कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी थी। तो आखिर में ये एक बहुत दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है, अगर वो कारतूस वाली घटना न भी हुई होती तो क्या ये विद्रोह फिर भी होता? शायद होता, हो सकता है किसी और वजह से, किसी और समय पर, लेकिन जिस तरह का गुस्सा और असंतोष पूरे देश में खौल रहा था, उसे देखकर लगता है कि एक बड़ा टकराव होना तो लगभग तय ही था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सैनिक के इंकार से। एक ऐसा सैनिक जिसका नाम आज भी हम हिम्मत और कुर्बानी के लिए याद करते हैं, मंगल पांडे। उनका वो एक इंकार महज एक इंकार नहीं था, वो थी विद्रोह की सबसे पहली चिंगारी। तो आखिर हुआ क्या था? असल में विवाद की जड़ थे कुछ नए कारतूस। एक अफवाह फैली हुई थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा है। अब जरा सोचिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए ये उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। तो मंगल पांडे का ये इनकार सिर्फ एक सरकारी हुक्म को टालना नहीं था, ये अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी पहचान को बचाने के लिए उठाई गई एक बहुत बुलंद आवाज थी। और फिर पहला डोमिनो गिरा। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया बहुत तेज और क्रूर थी। उन्होंने इस बगावत को जड़ से कुचलना चाहा। महज 10 दिन के अंदर 29 मार्च को विद्रोह हुआ और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यही नहीं, उनके साथी ईश्वरी पांडे को भी यही सजा मिली। अंग्रेजों को लगा कि इस खौफ से सब डर जाएंगे कि ये सजा बाकियों के लिए एक सबक बनेगी, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, वो बिल्कुल गलत थे। ये सजा सबक नहीं बल्कि वो चिंगारी बन गई जिसने पूरे देश में आग लगा दी। मंगल पांडे की शहादत की खबर ने सच पूछिए तो आग में घी डालने का काम किया। जो चिंगारी बैरकपुर में सुलग रही थी, वो अब एक बड़ी ज्वाला बनकर पूरे उत्तर भारत में फैलने को तैयार थी। और इस आग का अगला पड़ाव था मेरठ की छावनी। और फिर आग सचमुच फैल गई। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर ये विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए और मुगल सल्तनत की राजधानी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वहां जाकर उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया।
इससे हुआ ये कि इस फौजी बगावत को एक राजनीतिक चेहरा मिल गया। अब सवाल ये है कि उस जमाने में जब न टेलीफोन थे न टेलीग्राम, तो विद्रोह का संदेश एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैला? जवाब बहुत दिलचस्प है, कमल के फूल और रोटी के जरिए। जी हां, ये बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीजें एक छावनी से दूसरी छावनी, एक गांव से दूसरे गांव तक क्रांति का गुप्त संदेश लेकर जा रही थीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे मामूली चीजें भी एक बहुत बड़ी बगावत का प्रतीक बन सकती हैं। इस विद्रोह की आग अगर कहीं सबसे ज्यादा फैली तो वो जगह थी अवध। अवध को उस वक्त सैनिकों की पौधशाला या नर्सरी ऑफ द सोल्जर्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहां के लगभग हर परिवार से कोई ना कोई अंग्रेजी फौज में सिपाही था। तो जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये उन हजारों सैनिकों के सम्मान, उनकी जमीन और उनके रोजगार पर एक सीधा हमला था। और शायद यही वजह है कि अवध इस विद्रोह का सबसे बड़ा और मजबूत गढ़ बनकर उभरा। देखिए, कोई भी जंग बिना लीडर्स के, बिना सेनापतियों के नहीं लड़ी जा सकती। और 1857 की इस क्रांति में भी कुछ ऐसे नायक और नायिकाएं सामने आए जिन्होंने अपनी हिम्मत से इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। तो चलिए अब मिलते हैं इस विद्रोह के कुछ मुख्य चेहरों से। इस विद्रोह में दो महिलाओं की हिम्मत ने तो सबको हैरान करके रख दिया। एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी थी अवध की बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से भी जाना जाता था और उनकी बहादुरी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वहीं दूसरी तरफ महक परी के नाम से मशहूर बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की कमान अपने हाथों में ले रखी थी। अब जरा दो और बड़े नेताओं की किस्मत का फर्क देखिए, कितना अलग था दोनों का अंजाम। एक तरफ थे बिहार के बाबू कुंवर सिंह। वो इतने बहादुर और इतने चतुर थे कि अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाए, वो आखिर तक आजाद रहे। और दूसरी तरफ थे तात्या टोपे, जिन्हें ना सिर्फ पकड़ा गया बल्कि सरेआम फांसी पर लटकाया गया ताकि दूसरे विद्रोहियों में खौफ पैदा किया जा सके। और विद्रोह के सबसे बड़े प्रतीक बहादुर शाह जफर, उनका अंत बहुत ही दुखद हुआ और इस अंत की वजह बना एक धोखा, एक विश्वासघात जो किया था उनकी अपनी ही बेगम जीनत महल ने। उन्होंने ही अंग्रेजों को यह खबर दी कि बादशाह हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक बादशाह की गिरफ्तारी नहीं थी, ये तो पूरे विद्रोह की उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा और गहरा वार था। देखिए, इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों का लेखा जोखा नहीं होता, इसमें कई अनोखी कहानियां और ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम अक्सर भुला देते हैं। तो आइए अब इस विद्रोह के कुछ ऐसे ही कम सुने हुए लेकिन बेहद दिलचस्प पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा था तो वहां एक बहुत ही मशहूर शायर भी मौजूद था, एक ऐसा शायर जो इस पूरी ऐतिहासिक घटना का चश्मदीद गवाह बना। जी हां, वो थे महान शायर मिर्जा गालिब। वो उस वक्त दिल्ली में ही मौजूद थे और उन्होंने इस पूरी उथल-पुथल और तबाही को अपनी आंखों से देखा। उनकी शायरी में, उनके खतों में हमें उस दौर का जो दर्द और जो सच्चाई मिलती है वो किसी भी सरकारी रिपोर्ट में मिल ही नहीं सकती। और इस विद्रोह की गूंज सिर्फ भारत तक ही नहीं थी, दुनिया की नज़रें भी इस पर थीं। उस वक्त अर्नल्ड रसल जैसे विदेशी पत्रकार भी भारत में मौजूद थे और वो अपनी रिपोर्टिंग के जरिए पूरी दुनिया को बता रहे थे कि हिंदुस्तान में आखिर चल क्या रहा है। उनकी रिपोर्टिंग से हमें एक बाहरी नज़रिया मिलता है कि दुनिया इस पूरी बगावत को किस तरह से देख रही थी। इस विद्रोह का सबसे सीधा और सबसे बड़ा नतीजा निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये क्या था? सीधे शब्दों में इसका मतलब था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा। अब भारत पर किसी व्यापारी कंपनी का नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार का शासन होने वाला था। तो बस एक लाइन में कहें तो कंपनी राज का अंत हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। ये भारतीय इतिहास में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज था जिसे आज हम द ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। इतिहासकार क्या कहते हैं और आप देखेंगे कि उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, यहां पर दो एकदम अलग अलग छोर हैं। एक तरफ हैं वीडी सावरकर जो इसे पूरी दृढ़ता से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ हैं सर जॉन लॉरेंस जैसे ब्रिटिश इतिहासकार जिनका मानना था कि अरे नहीं, ये तो बस एक सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे अंग्रेज इसे बस एक सिपाही विद्रोह मान रहे थे। ब्रिटेन की संसद में बैठे एक बहुत बड़े नेता थे बेंजामिन डिज़रायली, और पता है उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया। जरा सोचिए, एक अंग्रेज का ऐसा कहना उस वक्त कितनी बड़ी बात रही होगी। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने तो इसे एक अलग ही एंगल दे दिया। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जैसे लोग मानते थे कि ये कोई अचानक भड़कावा गुस्सा नहीं था, बल्कि ये तो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई हिंदू मुस्लिम साजिश थी। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं की जंग के तौर पर देखा। उनके हिसाब से ये लड़ाई सिर्फ जमीन या ताकत के लिए नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। जैसे कि एल.ए. रेस ने कहा कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, मतलब उन्होंने इसे पूरी तरह से एक धार्मिक रंग दे दिया। वहीं टी.आर. होम्स तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। यहां साफ साफ वो औपनिवेशिक सोच झलकती है ना? मगर रुकिए, इन सब बड़े बड़े दावों के बीच एक भारतीय इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजुमदार आए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ये न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सोचिए, इस एक लाइन ने अब तक के सारे नैरेटिव्स पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। चलिए दिल्ली से शुरू करते हैं। यहां विद्रोह का चेहरा तो बनाया गया मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, लेकिन जो असल मिलिट्री की कमान थी वो जनरल बख्त खां के हाथों में थी। दिल्ली से अब चलते हैं कानपुर, और यहां भी करीब करीब वैसी ही तस्वीर दिखती है। पॉलिटिकल लीडरशिप थी नाना साहब के पास, और मिलिट्री की बागडोर संभाल रहे थे उनके शानदार कमांडर तात्या टोपे। लखनऊ की बात करें तो वहां बगावत का झंडा उठाया बेगम हजरत महल ने। उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। और फिर हम आते हैं झांसी, जहां इस पूरे संग्राम की सबसे प्रतिष्ठित नायिकाओं में से एक रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली। उनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी हम सब सुनते हैं। बिहार में जगदीशपुर एक बड़ा सेंटर था, और यहां मोर्चा संभाला बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने। खासकर कुंवर सिंह, उन्होंने जिस उम्र में बहादुरी दिखाई वो वाकई कमाल थी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो जाती। बरेली में खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजपुर में मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला। ये दिखाता है कि यह विद्रोह किसी एक दो जगह तक सीमित नहीं था, इसकी आग दूर दूर तक फैली हुई थी। देखिए, 1857 को समझने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली तो ये कि इसका कोई एक सच नहीं है। इसकी कहानी कई अलग अलग, यहां तक कि एक दूसरे से एकदम उल्टे नजरियों से मिलकर बनी है। और दूसरी बात, ये कोई एक छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ आंदोलन था, जिसके हर कोने में अपने अपने लोकल हीरो थे।